हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर सेकंड है क्लास 11th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, प्लांटी एनिमलिया के बारे में थोड़ा थोड़ा जब बस जनरल फीचर्स के बारे में उनके पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग वायरस, वायराइड्स और लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism। ठीक है, बहुत पहले से ही क्या किया जा रहा था कि यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे इनको क्लासीफाई करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, इट वॉज डन intensively, not using the criteria that were scientific but born out the need to use organism for our own use for food, shelter and clothing। ठीक है, जब स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन हो रहा था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो ये कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं देखा जा रहा था। यहाँ पे ये देखा जा रहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका खुद का यूज़ क्या है। ठीक है, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, खाने के लिए खाना, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा, बस इसके आधार पे क्या किया जा रहा था, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जा रहा था। एरिस्टोटल सबसे पहले जो एकदम अर्लीस्ट किसने क्लासीफाई किया था प्लांट और एनिमल को, वो थे एरिस्टोटल। वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिक्स फॉर क्लासिफिकेशन। जो एरिस्टोटल थे सबसे पहले थे जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पे साइंटिफिक बेसिस के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इंटू ट्री, सर्ब्स एंड हर्ब्स। इन्होंने एक सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया कि बाहर से देखने में कैसे हैं। प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला, जो सबसे बड़े बड़े प्लांट्स होंगे वो ट्री होंगे, फिर जो मीडियम साइज के होंगे वो कौन होंगे, शब्स होंगे, और जो सबसे छोटे होंगे उन्हें हर्ब्स बोलेंगे। He also divided the animal into 2 groups, those which had red blood and those that did not। ठीक है, इन्होंने एनिमल को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसके पास लाल खून हो एनीमिया, और जिनके पास नहीं हो रेड खून, उन्हें बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, आगे देखते हैं लीनियस आएंगे, कैरोलस लीनियस, जिनके बारे में हमने लिविंग वर्ड में पढ़ा था। Linnaeus time, two kingdom system of classification with Plantae and Aemilia kingdom was developed that included all the plant animal respectively। ठीक है, जब Linnaeus आए उन्होंने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, जिसमें एक पहले किंगडम में प्लांट रखा, दूसरे में क्या रखा, एनिमिलिया रखा। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस सिस्टम डिड नॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक। This system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote, unicellular and multicellular organism, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organism। ठीक है, इनके सिस्टम में क्या था, प्लांट एक तरफ, एनिमल एक तरफ। कोई नहीं बता रहा था कि कौन से प्रोकैरियोट्स है, कौन से यूकैरियोट्स हैं। कोई नहीं कह रहा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, कौन फोटोसिंथेटिक है, कौन हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। इनमें कोई भी बोल सकते हैं कि डिफरेंसेस नहीं थे। जो भी आ रहे थे, जो प्लांट जैसे दिख रहे थे उनको प्लांटी में रख रहे थे, जो एनिमल जैसे थे उनमें एनिमल में रख रहे थे, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, फोटोसिंथेटिक थे या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक थे। ठीक है, या प्रोकैरियोट थे या यूकैरियोट्स थे, कोई यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं था। Classification of organism into plant and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category। जो क्लासिफिकेशन था प्लांट और एनिमल का बहुत इजी था कि जो प्लांट जैसे थे, जिनके कैरेक्टर प्लांट से मिल रहे थे उनको प्लांट किंगडम में रखते थे, जिनके कैरेक्टर एनिमल से मिल रहे थे उनको एनिमल किंगडम में रख रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे ना प्लांट में आ रहे थे ना एनिमल किंगडम में आ रहे थे, तो अब उनके लिए थोड़ी दिक्कत हुई कि इनको कहाँ रखा जाए। Hence, the 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate। कुछ समय बाद जो 2 kingdom classification था, इसको मानना भी क्या हो गया, लोगों के लिए मुश्किल हो गया। Beside the gross morphology, a need was also filled for the including other characteristics like the cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc। ठीक है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर देखा गया, उसके आधार पर जो कैरेक्टरिस्टिक थे, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जैसे सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर कैसा है, वॉल का सेल वॉल प्रेजेंट है तो किस तरीके का है, सेल्लो से बना है कि काइटिन से बना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक है कि हेटरोट्रॉपिक है कि होलोजोइक है। ठीक है, हैबिटेट कहाँ है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है कि वेजिटेटिव है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं कि क्रॉस मॉर्फोलॉजी के अंदर आ रहे हैं।
Classification system for a living organism have hence undergone several changes over the time। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जहाँ पे धीरे धीरे जैसे टाइम हो रहा था, जैसे जैसे लोग क्लासीफाई कर रहे थे, धीरे धीरे क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। सबसे पहले एरिस्टोटल आए, फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ लिनियस के द्वारा, फिर 3 किंगडम होगा, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, मतलब चेंज होता रहा टाइम टू टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं। दो प्लांट एंड एनिमल and kingdom have been a constant under all the different systems, the understanding of what group organism be included under these kingdom have been changing. The number and the nature of other kingdom have also been understood differently by a different scientist over the time। चाहे कैसे भी किंगडम आ गए, 2, 3, 4, 5, 6, चाहे जिस तरीके से किंगडम आ जाए, जो प्लांट किंगडम थे और एनिमल किंगडम, ये दोनों क्या थे, कॉन्स्टेंट थे, मतलब हर क्लासिफिकेशन में ये प्रेजेंट थे। इसके अलावा ढेर सारे कुछ ऐसे भी किंगडम थे जिनके बारे में ना ही प्लांट किंगडम में आ रहे, ना ही एनिमल किंगडम में आ रहे, बाद में उनको भी बोला गया कि क्लासीफाई किया गया। ठीक है, उनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइम में क्लासीफाई करके बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं। आर.एच. विटेकर, जो आर.एच. विटेकर है 1969 में, ये सेंचुरी कौन सी है, 20 सेंचुरी है, ये इंपॉर्टेंट है। आर.एच. विटेकर इन 1969 प्रपोज अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन्होंने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम, जो किंगडम इन्होंने बनाया है 5 किंगडम, उनका नाम क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया। ठीक है, प्लांट और एनिमल किंगडम देखिए सब में कॉन्स्टेंट है। ठीक है, the main criteria for the classification used by him including the cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship। यहाँ पे टेबल 2.1 में दिया गया है और कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। ठीक है, जो आर.एच. विटेकर का मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का क्या था, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, कि जो सेल है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कि सेल से बनी है कि टिश्यू से बनी है कि ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से बने हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक है मीन्स ऑटोट्रॉपिक है वो, या फिर हेट्रोट्रॉपिक है, किस तरीके का यहाँ पे न्यूट्रिशन है। रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल एसेक्सुअल किस तरीके का है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, कि एक ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके का रिश्ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस टेबल में। 5 किंगडम था आर.एच. विटेकर के द्वारा, पहला क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया। ठीक है, सेल टाइप की बात की जा रही है कि किस तरीके का सेल प्रेजेंट है। सेल टाइप में देखेंगे जो मोनेरा है उसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक है, मतलब इसका सेल के अंदर हम बोल सकते हैं जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, वेल डिफाइंड कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, कोई भी यहाँ पे ऑर्गेनल भी नहीं प्रेजेंट है एक्सेप्ट 70S राइबोसोम को छोड़ के, जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में कॉमन है। ठीक है, प्रोटिस्टा की बात करते हैं, फंजाई, प्लांटियन, मिल गई, ये सब क्या है, यूकैरियोटिक है, मतलब कि इनमें जो न्यूक्लियस है इनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाए गए स्ट्रक्चर, साथ में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो भी प्रेजेंट है। सेल वॉल की बात करेंगे अगर मोनेरा की, तो नॉन सेलुलोसिक है, मतलब कि सेलुलोज से बनी हुई नहीं है, किससे बनी हुई, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बनी हुई है, किसमें, मोनेरा में। बात करते हैं प्रोटिस्टा में, कुछ इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वॉल है, कुछ के पास नहीं है। ठीक है, तो प्रेजेंट इन सम। फंजाई की बात करते हैं, ये इनमें प्रेजेंट है, सब में प्रेजेंट है। ठीक है, और किसकी बनी हुई है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है। प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट में तो हमेशा सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और किससे बना है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये सब चीज़ों से बना होता है। एनिमल में कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो मोनेरा जो है जिसका सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, उसके ऊपर उसके न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होगा। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, मिलिया, ये कैसे यूकैरियोटिक सेल हैं, तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, तो इनमें सब में क्या है, प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि बॉडी कैसे बना है, कितनी सेल से बना है, टिश्यू से बना है या फिर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से बना है। बात करते हैं मोनेरा की, तो प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल से बने होंगे तो ये सेलुलर होंगे। प्रोटिस्टा भी कैसे है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। देखिए एक सेल से बने बट इनके पास सारी चीज़ें वेल डिफाइंड है, तो ये भी क्या हो गए, सेलुलर हो गए। फंजाई की बात करेंगे, मल्टी सेलुलर है लेकिन लूज टिश्यू है, इनमें ढेर सारे सेल तो हैं बट टिश्यू कैसे हैं, लूज है, मतलब इनके बीच में बोल सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। प्लांट्स की बात करते हैं, ये टिश्यू और ऑर्गन से बने हुए हैं, टिश्यू है और टिश्यू ढेर सारे इकट्ठा हो जाएंगे तो ऑर्गन बना देंगे। लेकिन एनिमलिया की बात करते हैं तो टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम भी हैं, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है। अगर हम बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, जो सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते हैं।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अगर मोनेरा की बात करेंगे तो ऑटोट्रॉपिक है, मीन्स खुद खाना बनाएंगे। जैसे कीमोसिंथेटिक हो गए, केमिकल्स की प्रेजेंस में वो क्या करेंगे, एटीपी निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, खाना बनाएंगे। फोटोसिंथेटिक का मतलब हो गया लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब है कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए। जैसे सैप्रोफिटिक है, मीन्स जितने भी डेड डिकेइंग मैटर हैं उनके ऊपर डिपेंड होंगे वहाँ से न्यूट्रिशन लेने के लिए। पैरासिटिक है, मतलब कि किसी भी होस्ट के बॉडी पे रहेंगे, वहाँ से फूड और शेल्टर दोनों लेंगे। देखिए मतलब वो बीमारी कॉज करेंगे ये मोनेरा वाले मेंबर। बात करते हैं प्रोटिस्टा की, ये ऑटोट्रॉपिक होंगे कुछ, जैसे कि फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक वाले, इनमें देखिए कीमोसिंथेटिक भी था, मीन्स केमिकल के भी प्रेजेंस में खाना बना लेते हैं मोनेरा वाले। ठीक है, और ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक हैं, दूसरे पे भी डिपेंड होंगे खाने के लिए। फंजाई की बात करते हैं, ये प्योरली क्या होंगे, हेटेरोट्रॉपिक होंगे। ठीक है, खाना दूसरे से ही लेंगे, खुद तो बना ही नहीं सकते क्योंकि इनका जो बॉडी है इनमें बोल सकते क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये सैप्रोफिटिक होंगे, डेड डिकेइंग मैटर, आप जहाँ भी देखेंगे सड़े गले पदार्थ वहाँ पे ही देखेंगे फंगस का झुंड लगा हुआ होगा। साथ में ये पैरासिटिक है, मीन्स बीमारी भी कॉज करते हैं, अपने होस्ट के बॉडी पे आ जाएंगे, वहाँ से फूड लेंगे और शेल्टर लेंगे, दोनों ही काम करेंगे। प्लांट की बात करते हैं, ऑटोट्रॉपिक है, हम जानते हैं कि प्लांट एक ऐसा बोल सकते हैं सोर्स है एनर्जी का कि अगर प्लांट ना रहे तो कितने लोग बिना खाए मर जाएंगे। मीन्स कि जो जितना भी खाना है या फिर बोल सकते हैं कि CO2 जो फिक्सेशन है कहाँ से हो रहा है, प्लांट से हो रहा है। एनिमल की बात करते हैं, एनिमल क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, कभी खाना बना नहीं सकता, खाना छीन सकता है दूसरों का। तो ये होलोजोइक है, मतलब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम उसको निगलते हैं। ठीक है, सेप्रोफिटिक है, मिस डिकेइंग मैटर वाली चीज़ों भी खाते हैं, जैसे हम लोग फंजाई भी खा सकते हैं, मशरूम सबको पसंद होगा, तो क्या है वो सेप्रोफिटिक प्रोडक्ट है, तो उसको भी खा सकते हैं। आगे चलते हैं। The three domain system has also been proposed that divided the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryote kingdom in the third domains and thereby six kingdom classification. You will learn about this system in detail to at higher classes. ठीक है, अब यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम आया, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम है, मतलब कि 2 जो डोमेन होंगे उनमें कौन होंगे, किंगडम मोनेरा होंगे, लेकिन एक डोमेन सिस्टम में जितने भी यूकैरियोट होंगे वो होंगे। मीन्स 3 डोमेन सिस्टम इस तरीके से लिखिए, जिनमें से 2 क्या होंगे, मोनेरा होंगे, एक में आर्की होगा, दूसरे में क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, और एक जो बचा है डोमेन उसमें कौन होंगे, उसमें सिर्फ यूकैरियोट्स होंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। Let us look at the 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. ठीक है, हम 5 kingdom classification के बारे में देखेंगे, कौन कौन से इश्यूज है, कौन कौन से कंसिडरेशन रखे गए हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस क्लासिफिकेशन को, मतलब अच्छा मानते हैं। Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm and angiosperm under the plantae. जब सबसे पहले स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन हुआ, मतलब कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है कि प्लांट एनिमल में जितने भी बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म दिखे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी कोई एल्गी नहीं, बस साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, फंजाई हो गया, मॉसेस हो गया, फर्न, जिम्नो एंजियोस्पर्म हो गया, इनको सबसे पहले कहाँ रखा गया, प्लांट वाले किंगडम में रखा गया। क्यों रखा गया, आप देखिए इसका रीजन। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज दैट द ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग हैड अ सेल वॉल इन दियर सेल। इनको एक साथ एक किंगडम में इसलिए रखा गया क्योंकि सबके पास एक कॉमन कैरेक्टर था कि उनके पास सेल वॉल पाए जाते थे, जिसकी वजह से इनको एक किंगडम में रखा गया। ठीक है, दिस प्लेस टूगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इनको एक साथ तो रखा गया ग्रुप में सेल वॉल देख के, लेकिन इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक थे जो एक दूसरे से क्या थे, एकदम डिफरेंट थे। It brought together that the prokaryotic bacteria and the blue green algae cyanobacteria, देखिए यहाँ पे जो blue green algae उसका दूसरा नाम भी दे दिया गया है cyanobacteria, with the other group with which were eukaryotic। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा गया कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया, फिर बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको किनके साथ रख दिया गया, इनको रख दिया गया यूकैरियोटिक जो ग्रुप के लोग थे उनके साथ रख दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। It also grouped together the unicellular organism and multicellular organism. One say that the example Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under the algae। ठीक है, ये भी देखा गया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया गया, जैसे एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास, ये क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जो स्पायरोगैरा है ये मल्टीसेलुलर है, इनको कहाँ रखा गया, एक साथ एल्गी के अंदर रखा गया।
The classification did not differentiate between heterotrophic group fungi and the autotrophic green plant, though they also show a characteristic difference in their cell wall composition that the fungi has a chitin in their cell wall while the green plant had a cellulose in cell wall. ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो क्लासिफिकेशन है हेटरोट्रॉपिक और साथ में ऑटोट्रॉपिक जो ग्रीन प्लांट है इनके बीच में भी कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं था, मिस डिफरेंस नहीं देखने को मिला। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट का सेल वॉल है सेलुलोज से बना हुआ है, लेकिन फंजाई की बात करेंगे उसका बोल सकते हैं सेल वॉल वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है, लेकिन दोनों के एक साथ ही क्लासिफिकेशन में अर्लियर क्लासिफिकेशन में एक साथ रख दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। When such characteristics were considered, the fungi were placed into the separate kingdom fungi. जब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया, ये सारे कैरेक्टर जो डिफरेंट थे एक दूसरे से, सेल वॉल है बट दूसरे चीज़ से कंपोजिशन से बने हुए हैं, तो जब देखा गया तो फंजाई को एक नया बोल सकते एक नया किंगडम दे दिया गया, सेपरेट, सबसे अलग। वो कौन था? किंगडम फंजाई था। All the prokaryote organisms were grouped together under the kingdom Monera and the unicellular eukaryote organism were placed in the kingdom Protista. जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे जो यूनिसेलुलर थे किसके अंदर रखे गए? उनको किंगडम मोनेरा के अंदर रखे गए, लेकिन जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल थे उनको कहाँ रखे गए? उनको रखे गए किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas chlorella, earlier placed in algae within the plant and both having cell wall, with Paramecium and amoeba were earliest placed in the animal kingdom with lack of cell wall. Starting के टाइम में क्या हुआ? जब अर्ली क्लासिफिकेशन हुआ शुरुआत के दिनों में क्या हुआ कि क्लैम्नोडोमोनास और क्लोरेरा को दोनों कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं, बट इनके पास सेल वॉल होने के कारण इनको किनके साथ रख दिया गया? प्लांट के साथ, वो भी एल्गी के साथ रख दिया गया, जो कि गलत था। बाद में ये चीज़ें इनको सेपरेट किया गया। फिर देखिए पैरामीशियम अमीबा, इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं है। स्टार्टिंग के टाइम में इनको किनके साथ रख दिया गया? एनिमल किंगडम के साथ रख दिया गया। जो एनिमल किंगडम होते हैं उनके पास कोई भी सेल वॉल तो नहीं प्रेजेंट होती, बट वो मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन जो पैरामीशियम अमीबा है ये कैसे? यूनिसेलुलर है। तो स्टार्टिंग के टाइम में इनके एक साथ इस तरीके से रख दिया गया। It has put together organism with the earlier classification were placed in different kingdom. ठीक है, ये इनको एक साथ अर्लियर क्लासिफिकेशन में रखा गया जो कि बाद में डिफरेंट क्लासिफिकेशन में रख दिया गया, जो डिफरेंट किंगडम है उनमें रख दिया गया। This happened because the criteria for classification changed. इस वजह से हुआ कि जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो बदल गया। This kingdom change will take place in the future too, depending on the improvement in our understanding of the characteristic and evolutionary relationship. फ्यूचर में अगर और सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे, इम्प्रूव करेंगे, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है किस पे, कैरेक्टरिस्टिक पे या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे अगर और चीज़ें मिलती हैं तो और भी क्लासिफिकेशन इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओवर अ टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी बट आल्सो द फाइलोजेनेटिक दैट इज द बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। धीरे धीरे समय जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ना कि मॉर्फोलॉजी देख कर आप क्लासीफाई कर रहे हैं बाहर का स्ट्रक्चर, ना ही फिजियोलॉजी देख रहे हैं, ना ही रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी देख रहे हैं, अब ये भी देख रहे हैं कि फाइलोजेनेटिक कि उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है। In this chapter, we will study the characteristic of the kingdom Monera, Protista fungi of the Whittaker system of classification. The kingdom Plantae and Animalia commonly referred to as plant and animal kingdom respectively. उसको हम separated chapter 3 और 4 में पढ़ेंगे। इस chapter में हम लोग जो भी characteristic किसके देखेंगे? मोनेरा के देखेंगे, kingdom Protista fungi के देखेंगे। किसने दिया है इसको? विटेकर ने दिया है अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में। प्लांट एंड एनिमलिया किंगडम के लिए एक सेपरेट चैप्टर बना है, चैप्टर 3 और 4। चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। देखिए किंगडम मोनेरा कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल हैं, इनके पास कोई चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है, इवन इनके पास न्यूक्लियस के ऊपर भी कोई वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, और साथ साथ ये कैसे? यूनिसेलुलर है। चलिए देखते हैं। बैक्टीरिया द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। जो बैक्टीरिया है एक अकेले ही किंगडम मोनेरा का राजा है। ठीक है, दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सबसे ज़्यादा, अबेंडेंट का मतलब कि ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। 100 ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ द सॉइल। अगर आप एक मुट्ठी क्या ले लें? सॉइल उठाए, मिट्टी उठाए, उसमें 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन वेयर दे वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। ठीक है, ये बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट पे भी रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग जहाँ बहुत गर्मी है, डेजर्ट में रह सकते हैं, स्नो में रह सकते हैं, डीप ओशन,
ओशन की गहराई में रह सकते हैं जहाँ पे बहुत कम लाइफ एग्जिस्ट करते होंगे। मेनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। कुछ इनमें से बैक्टीरिया में कुछ ऐसे होते हैं जो किसी भी होस्ट के ऊपर या फिर होस्ट के बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं एज अ पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब बीमारी कॉज करने वाले। बैक्टीरिया आर द ग्रुप अंडर द 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन दियर शेप। बैक्टीरिया की 4 कैटेगरी है, किसके आधार पर डिवाइड किया गया, उनके शेप के अकॉर्डिंग। द स्पाइरल कुकस, ठीक है, द रॉड शेप बैसिलस एंड द कॉमा शेप विब्रम एंड द स्पाइरल जो होगा स्पाइरुलम। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइप के हो गए। अगर कुकस होंगे मीन्स स्पेरिकल शेप में होंगे, ठीक है, बैसिलस होंगे रॉड शेप में होंगे, विब्रम होंगे कॉमा शेप की तरह होंगे इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं स्पाइरुलम, ये स्पाइरल शेप होंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, कुकस का है मतलब स्पाइरल शेप में, छोटे छोटे यहाँ पे स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। बैसिलस की बात करते हैं, इनका जो शेप है रॉड लाइक शेप है। इनमें देखिए इंडो स्पोर पाए जाते हैं, इंडो अंदर की तरफ स्पोर है। जो हम दही खाते हैं वो किस बैक्टीरिया से बना होता है, लैक्टोबैसिलस। तो उनमें जो शेप अगर देखेंगे तो इस तरीके का शेप आपको देखने को मिलेगा। स्पाइरल की बात करते हैं, ये स्पाइरल शेप के हैं इस तरीके से, लेकिन इनमें खास बात ये है कि फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, विब्रो की बात करते हैं, ये कॉमा शेप की बैक्टीरिया है। जो कॉलेरा होता है इन्हीं बैक्टीरिया से होता है। आगे चलते हैं। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अगर आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे बाहर से तो बहुत सिंपल है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है बहुत कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर हम कंपेयर करें दूसरे ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। मतलब कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब कि इनका बोल सकते हैं कि जो खाना है बनाने का ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, वो भी फोटोसिंथेटिक हैं, कीमोसिंथेटिक भी, हेटरोट्रॉपिक हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो इनमें बोल सकते हैं कि जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो ऑटोट्रॉपिक होंगे, दैट सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, जो अपना खाना बना रहे किससे, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से बना रहे हैं। ठीक है, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। जो ऑटोट्रॉपिक है, खाना जो खुद बना रहे हैं, वो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, लाइट के प्रेजेंस में खाना बना सकते हैं, या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होंगे जो केमिकल के प्रेजेंस में खाना बना रहे हैं। द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप, जो ज़्यादा करके बैक्टीरिया हैं, जो बोल सकते हैं कि जो अबंडेंट, जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाई जाती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, वो हेटेरोट्रॉपिक है, मीन्स दूसरे से खाना लेती हैं। दैट इज दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म और द डेड डिकेइंग मैटर फॉर द फूड। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे खाने के एज अ पैरासाइट। ठीक है, अगर डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करेंगे एज ए सैप्रोफिटिक। ठीक है, खाना वहां से लेंगे। बात करते हैं यहाँ पे दो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स बैक्टीरिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अब आगे इसका रीजन होगा। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty area जिसे हम हेलोफाइल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिडोफाइल्स होंगे एंड मार्शी एरिया दैट इज मैथनोजेन। जो आर्की बैक्टीरिया हैं सबसे पुरानी बैक्टीरिया हैं। पहली चीज़, इनमें बोल सकते हैं कि इनकी सेल वॉल या उनकी कंपोजिशन इतने डिफरेंट टाइप के होते हैं कि बहुत हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं। जैसे कि जहाँ एकदम नमकीन है मीन्स वहाँ पे ऐसी एरिया, ठीक है, जहाँ पे एकदम साल्टी एरिया है वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, उसमें बोलते हैं हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग का मतलब कि जहाँ पे बहुत गर्म है, ठीक है, जैसे थर्मोएसिडोफाइल्स में वहाँ पे भी रह सकते हैं बैक्टीरिया। मार्शी एरिया जहाँ पे बोल सकते हैं दलदल है या फिर बोल सकते हैं बायोगैस निकल रहा है वहाँ से, मेथनोजेन जहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ये मेथनोजेन बैक्टीरिया वहाँ प्रेजेंट होते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, जो आर्की बैक्टीरिया है दूसरी बैक्टीरिया से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इनका जो सेल वॉल का जो कंपोजिशन है ये अलग है, जिसकी वजह से ये हार्श कंडीशन है या बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। Methanogen are the present in the gut of the severe ruminant animals such as cow and buffalo and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these एनिमल। ठीक है, जो मेथनोजेन बैक्टीरिया हैं ये रूमिनेंट एनिमल के गट में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, अब रूमिनेंट एनिमल क्या है पहले वो देखिए, जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ठीक है, उनके गट में पाए जाते हैं ताकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो गोबर वगैरह
जो काऊ बफेलो करते हैं उनमें से कुछ अजीब सा स्मेल जो आता है वो क्या है, वो मीथेन है, वो बायोगैस है। किसकी वजह से हो रहा है, ये मेथनोजन बैक्टीरिया उनके गट में प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से जब वो अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं, जब वो अपना सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं, उस टाइम ये बैक्टीरिया भी क्या करती है, उनके सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। जब वो अपना एक्सक्रीट करते हैं, मिस निकालते हैं, गोबर, ठीक है, तो क्या होता है, काऊ डंग में ही, या बोल सकते हैं जो भी डंग निकालते हैं उनमें से कुछ गैस रिलीज होता है, मीथेन गैस या बायोगैस। मीथेन इसलिए बोला गया है क्योंकि बायोगैस का जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन है, मीथेन है। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, ये मेथनोजन की वजह से हो रहा है। आगे देखते हैं, यू बैक्टीरिया, इनको कहा जाता है ट्रू बैक्टीरिया, सच्चे बैक्टीरिया हैं ये। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और द ट्रू बैक्टीरिया। यहाँ पे हजारों डिफरेंट टाइप के यू बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे या ट्रू बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल ए फ्लैजेलम। ठीक है, इनके पास भी क्या पाया जाता है, रिजिड सेल वॉल पाया जाता है बाहर। ठीक है, अगर ये मोटाइल है तब जाके इनके पास फ्लैजेला होगा, नहीं तो नहीं होगा। फ्लैजेला का काम क्या है, लोकोमोशन कराना। The cyanobacteria is also refers to as blue-green algae having chlorophyll A similar to the green plant and are photosynthetic autotrophs। ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया है इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। स्टार्टिंग में जब अर्ली क्लासिफिकेशन हुआ तो इसके ऊपर भी सेल वॉल देखा गया, इसको कहाँ रख दिया गया, एल्गी वाले कंपोनेंट पे रख दिया गया, प्लांट किंगडम के, लेकिन ये रॉन्ग था। ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इनके पास क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो कि सिमिलर होता है, जो हायर प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनसे ये क्लोरोफिल ए सिमिलर है, मिलता है। इसीलिए कैसे होते, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते, मतलब कि सनलाइट के प्रेजेंस में खाना अपना खुद बना लेते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया है यूनिसेलुलर है, एक सेल से बने होंगे। ठीक है, कॉलोनी में होंगे अगर, ठीक है, ढेर सारे इस तरीके से कॉलोनी बना लेंगे इस तरीके से। फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये वाला देखिए फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, साथ में मरीन वाटर में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं, जमीन पे भी इनको देखा जाता है। ठीक है, द कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाय जेनेटिलियस सीड, जो कॉलोनी के फॉर्म में होंगे। ठीक है, इस तरीके से इनके ऊपर कुछ कवरिंग होगी। ठीक है, किसकी होगी, जेनेटिलियस सीड की होगी। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। ठीक है, ये अगर पानी गंदा है तो उसमें क्या होता है, ब्लूम्स, बबल्स जो भी निकलते हैं, किसके द्वारा होते हैं, साइनोबैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। एग्जाम्पल किसमें प्रेजेंट है, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ठीक है, कुछ जो मेंबर होंगे साइनोबैक्टीरिया फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के, उनके अंदर एक कैपेसिटी होगी कि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करना है। किसकी हेल्प से करेंगे, उनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट। ठीक है, सब नहीं करेंगे, सारे साइनोबैक्टीरिया नहीं, कुछ, सम लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ द, कुछ साइनोबैक्टीरिया करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे नॉस्टॉक हो गया एंड एनाबिना हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या है, फिलामेंटस एल्गी है, पहली बात ब्लू ग्रीन एल्गी है। नॉस्टॉक, ये देखिए फिलामेंट के फॉर्म में, इनके ऊपर भी क्या है, म्यूसिलियन की सीट है, कवरिंग है। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए स्पेशल टाइप के सेल वो प्रेजेंट है जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट। इसी की मदद से क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन है उनका फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, यहाँ पे केमिकल की मदद से बैक्टीरिया क्या करेगी, अपना खाना बनाएगी। ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज द वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज द नाइट्रेट, नाइट्राइड्स, अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करता है, जिसकी वजह से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया है, इनका क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके इनमें से एटीपी निकालता है एज ए एनर्जी सोर्स। ठीक है, दे ऑल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। ठीक है, इनका दूसरा रोल ये भी है कि जो रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट, कुछ न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो इनमें भी क्या करते हैं, इनका अच्छा सा योगदान होता है, जैसे कि किसकी, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया और सल्फर हो गया। इन चारों की जो भी साइकिलिंग है, साइकिलिंग है, जो इनको क्या करते हैं, ये उसको रिसाइकिल करते हैं, इस न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, अच्छे से फिक्सेशन करते हैं। सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, इजीली हमको पता है। और जब भी ये सारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर की जब साइकिल चलती है, ठीक है, तो क्या होते हैं, इनमें इनका बहुत अच्छा योगदान होता है। आगे देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में, जो क्या करते हैं, दूसरों से खाना लेंगे हम। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। सबसे ज़्यादा अगर कोई बैक्टीरिया पाई जाती है तो वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, बहुत अबंडेंट नेचर में पाए जाते हैं। मीन्स कि नेचर में बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई बैक्टीरिया हो तो हेटेरोट्रॉपिक है। द मेजॉरिटी आर द इम्पॉर्टेंट
डिकम्पोजर। जो मेजर यहाँ पे जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में जो मेजर काम क्या है, इनका काम किस तरीके से ये पाए जाते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, एज अ डिकम्पोजर के फॉर्म में पाए जाते हैं। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स। कुछ का ह्यूमन अफेयर मीन्स ह्यूमन के काम में, उनके कल्याण में कुछ का योगदान है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेगम्यू रूट एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि अब योगदान देखिए जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है पहला, जैसे हम दूध से क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो किसकी मदद से होता है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की मदद से होता है। इसका मतलब कि जो लैक्टोबैसिलस है वो किस तरीके का बैक्टीरिया है, वो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। समझ आया। फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जो भी एंटीबायोटिक बनती है, ठीक है, अगर बैक्टीरिया से बन रही है वो भी क्या हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की हेल्प से हो रही है। यहाँ पे फिक्सेशन किया जा रहा है नाइट्रोजन का, किसके पास, लिग्नस रूट के पास। देखिए जो दाल वाली या बोल सकते हैं जो मटर है, ये जो दाल वाले पौधे होते हैं उनके रूट में क्या होता है, नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है किसके थ्रू होता है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। जैसे एग्जाम्पल बता दूं, राइजोबियम। ठीक है। Some are the pathogen causing the damage to the human being, crop, farm animal and pet. Cholera, typhoid, tetanus, citrus canker were known disease caused by different bacteria. कुछ इनमें से भी जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इनमें से कुछ क्या होती हैं, बीमारी कॉज करती हैं, जैसे ह्यूमंस को भी बीमारी कॉज करती हैं। ठीक है, डैमेज करेंगे, क्रॉप में भी बीमारी कॉज करेंगे, फॉर्म एनिमल पेट, जो भी पालतू जानवर हैं या फिर जो जानवर का इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर में, उनमें भी बैक्टीरिया के थ्रू बीमारी होती है, वो भी हेटरोट्रॉपिक। ठीक है। कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, जो सिट्रस कैंकर है, ये सारी जो बैक्टीरिया है, कौन सी बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। कॉलेरा भी हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया से हो रही है, टाइफाइड भी हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया से हो रही है, जितनी भी बीमारियां दी गई हैं बैक्टीरिया से ही हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के थ्रू हो रही हैं। आगे देखते हैं, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिजन। अगर बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन करेगा तो मेनली किसके थ्रू करेगा, फिजन, मतलब कि एक बैक्टीरिया का सेल है, आगे चल के डिवाइड हो जाएंगे, दो टुकड़े में बढ़ जाएंगे, तो सेल में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। जब कंडीशन अच्छी नहीं रहती, एडवर्स कंडीशन है, तो क्या बनाते हैं, ये स्पोर बनाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में, अगर फेवरेबल है तो वो तो सीधे बाइनरी फ्यूजन कर लेंगे। ठीक है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे बैक्टीरिया के सेल। लेकिन अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स को बनाएंगे। They also reproduce by the short of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other. ठीक है, इसके अलावा ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा, नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके जैसा। हम जानते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पहले ही क्या होता है, डीएनए वगैरह बन जाते हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होगा, जब कोई बैक्टीरिया दूसरे से अपना, यहाँ पे देखिए जेनेटिक मटेरियल यहाँ से एक्सचेंज कर रही है। ठीक है, तो किस तरीके से करेगी, जो भी यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, जब भी बैक्टीरिया अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली होगी, उससे पहले उसके बॉडी में या फिर उसके सेल में क्या होता है, बैक्टीरिया डीएनए का रेप्लिकेशन 2 बार कर ली होगी, मीन्स यहाँ पे रेप्लिकेट करके 2 डीएनए बना ली होगी। फिर क्या होता है, जब 2 बैक्टीरिया पास पास आएंगे तो अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, देखिए ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया अपने आप को जब डिवाइड कर रही है, बाहर क्या है, सेल वॉल है, हम तो जानते हैं बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है, सेल वॉल होता है। फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देखिए डीएनए है, एक डीएनए है। जब एक मान लीजिए नॉर्मल ये फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया उसने अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश की, तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी डीएनए उसका कंटेंट डबल कर देना पड़ेगा। ठीक है, जब वो डिवाइड करेगी तो हाफ हाफ क्या होगा, कंटेंट दोनों ही सेल में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा किसके अंदर आ रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर आ रहे हैं, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि मोनेरा में आ रहे हैं, और यू बैक्टीरिया मीन्स मोनेरा किंगडम के हैं। ये देखिए, द माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। सबसे बड़ी बात कि जितने बैक्टीरिया हैं सबके पास सेल वॉल है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़ दिया जाए तो सबके पास सेल वॉल है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। जो माइकोप्लाज्मा है सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, मतलब कि सबसे छोटे जिंदा सेल है। ठीक है, और ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। ऑक्सीजन है तो भी ठीक है, नहीं है तब भी जी सकते हैं, मतलब कि सबसे छोटे एक तो लिविंग सेल हैं। ठीक है, ऊपर से ऑक्सीजन है तो भी जिंदा है, नहीं भी है तो भी जिंदा है, मतलब अमर है ये।
मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा हैं बीमारी कॉज करते हैं प्लांट एनिमल दोनों में। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। हम जानते हैं किंगडम प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में एक सेल पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक है। इनके पास भगवान की दया से पहली बार न्यूक्लियस के ऊपर अच्छे खासे मेम्ब्रेन आ गए। ठीक है, और जितने भी एसेंशियल ऑर्गेनल्स हैं सब प्रेजेंट हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। All the single cell eukaryote are present under the protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. कि जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं कहाँ पे आके ठहरेंगे या रुकेंगे, अंदर, किसके अंडर, प्रोटिस्टा के अंडर। लेकिन जो इसकी बाउंड्री है, जो इस किंगडम की बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है, किसी को भी लाके इनके अंदर रख दिया जा रहा है। What may be photosynthetic protestant to a biologist may be plant to another। ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टान है, मतलब कि जो प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर होंगे फोटोसिंथेटिक होंगे, मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाएंगे। ठीक है, बायोलॉजिस्ट बताते हैं ये प्लांट से भी अलग है। इन दिस बुक बी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्ट्स एंड प्रोटोजोन अंडर द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर यहाँ पे 5 ग्रुप को देखेंगे, जैसे होंगे पहले क्राइसोफाइट्स होंगे, डाइनोफ्लैगेलेट, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्ट्स होंगे, प्रोटोजोन किसके अंदर देखेंगे, प्रोटिस्टा के अंदर देखेंगे। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। जो मेंबर होंगे प्रोटिस्टा के कहाँ होंगे, पानी में रहने वाले होंगे। इनका जो पहला प्रेफरेंस होगा हैबिटेट का, कहाँ रहेंगे, जल में रहेंगे। जल है तो कल है इनको ये लगता है। ठीक है, दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विथ द अदर डीलिंग विथ प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। ठीक है, ये जो किंगडम है इनका बड़ा दूर दूर तक रिश्ता है। रिश्ता इन द सेंस ये प्लांट जैसे भी दिखते हैं, एनिमल जैसे भी बिहेव कर सकते, फंजाई जैसे भी रह सकते हैं। मतलब कि ये अपने आप को क्या करते हैं, हर जगह से रिश्ता मिला जुला के रखते हैं। ठीक है, बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टॉन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, यूकैरियोट होने के कारण से जो प्रोटिस्टा के सेल वॉल, यहाँ पे सेल बॉडी, इनमें कुछ के पास सेल वॉल पाई जाएंगे, कुछ के पास नहीं पाए जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात ये रहेगी यूकैरियोट के लिए, क्यों, इनके जो न्यूक्लियस हैं उनके ऊपर क्या होगा, मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। मीन्स इनके जो डीएनए हैं उनके ऊपर वेल डिफाइंड यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन पाए जाएंगे, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है सब प्रेजेंट होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। सम हैव फ्लैजुला और द सीलिया। कुछ के पास फ्लैजुला होगा, कुछ के पास सीलिया होगा। क्यों होगा, लोकोमोशन करने के लिए होगा। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। जो प्रोटिस्टा के मेंबर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल से फ्यूज कर लेंगे, सेल का फ्यूजन करके जाइगोट बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्राइसोफाइट्स में देखते हैं। दिस इंक्लूडेड, ये जो ग्रुप है इनमें कौन कौन आएंगे, डायटम्स होंगे, गोल्डन एल्गी जिसको हम डिस्मिट्स कहेंगे। इस ग्रुप के अंदर 2 लोग रहेंगे, एक होंगे डायटम्स, दूसरे होंगे गोल्डन एल्गी। सुनहरी रंग की जो एल्गी होती है वो रहेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्मिट्स बोलेंगे। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। जो क्राइसोफाइटर के मेंबर हैं ये फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे और मरीन वाटर में भी देखने को मिलेंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट फाइटोप्लैंक्टन। ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, आप माइक्रोस्कोप की ही मदद से इनको देख पाएंगे, नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे, इतने छोटे होते हैं। और जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करेगी उसी डायरेक्शन में क्या होंगे, धीरे धीरे मूव करते हुए चले जाएंगे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्लैंक्टन। ठीक है, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगेगा। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज़्यादा करके जो मेंबर हैं क्राइसोफाइट्स के कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मीन्स खुद खाना बनाने पे विश्वास रखते हैं। In diatom, the cell wall form a too thin overlapping shell which fit together as a soap box। ठीक है, अगर डायटम्स की बात करते हैं, इनके जो सेल वॉल हैं इस तरीके से होंगे, एक के ऊपर एक, इस तरीके से सेल वॉल बनेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होंगे, जो सेल वॉल है पतले पतले, ये क्या होंगे, ओवरलैपिंग करके एक शेल बनाएंगे, जिसको हम जिस तरीके से हम देख सकते हैं सोप का बॉक्स, जो साबुन रखने वाला डिब्बा होता है उस तरीके से होंगे। ठीक है, द वॉल आर इम्बेडेड विथ सिलिका एंड थस द वॉल आर इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, जो वॉल है इम्बेडेड है, किससे बने हुए, सिलिका से बने हुए हैं, जिसकी वजह से इनको तोड़ना ना नामुमकिन है, मतलब बहुत टफ है। Thus, diatoms have left behind a large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billion of years is refers to as a diatomaceous earth। ठीक है, जहाँ पे भी डायटम्स रहते हैं वहाँ पे धीरे 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 डिपोजिशन हो जाएगा, किसका, इनके वॉल का, जो भी इनका सेल वॉल है या जो सिलिका से बना हुआ वॉल है उनका डिपोजिशन हो जाएगा उनके हैबिटेट में। कब तक, अगर बिलियंस ऑफ ईयर वहाँ से बोल सकते हैं कि स्पेंड हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो आप देखेंगे उस एरिया में जहाँ पे ढेर सारे डायटम्स रहते थे कभी, वहाँ पे डायटमेसियस अर्थ बन गया है।
बीइंग ग्रेटी दिस सॉइल इज यूज फॉर पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ठीक है, ये जो सॉइल है या बोल सकते हैं जो डायटमिसिस अर्थ है कैसे ग्रिटी है, मतलब कि खुरदुरे हैं, मतलब रफ हैं, हाथ में लेंगे तो थोड़े चिबेंगे, इस टाइप के होंगे। इनका मेन काम क्या है, पॉलिशिंग करना, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ठीक है, फिल्ट्रेशन करना ऑयल और सिरप का। डाइटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर इन द ओशन। जो डाइटम्स होंगे ये सबसे ज़्यादा चीप प्रोड्यूसर होंगे, मीन्स इनका जो प्रोडक्शन होगा ओशन में सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट चलते हैं डाइनोफ्लैजलेट। नाम से लग रहा है डाइनो, मतलब इनके पास 2 फ्लैजला होने वाले हैं। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे ये कैसे होंगे, मरीन होंगे, मतलब कि मराइन इन्वायरमेंट में रहेंगे। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक है, खुद खाना बनाएंगे, वो भी लाइट के प्रेजेंस में। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन दियर सेल। ठीक है, इनका जो कलर होगा किसके अकॉर्डिंग होगा कि जो मेन पिगमेंट इनके जो मेन सेल पे अगर प्रेजेंट है, येलो हो गया, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, तो इनका कलर उस टाइप का होगा। लूडो सबने खेला है, वहाँ पे ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू कलर होते हैं। मन में एक और ऐड कर लीजिए ब्राउन। तो ये जो 5 कलर हैं इनके अगर मेन पिगमेंट होंगे, इनके अगर सेल में प्रेजेंट होंगे उसी कलर के दिखेंगे। ठीक है, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। जो सेल वॉल है उनके पास एक स्टिफ, मान लीजिए स्ट्रक्चर इनके ऊपर क्या होगा, बाहर की तरफ एक स्टिफ प्लेट होगा जो कहाँ प्रेजेंट है, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। एक कठोर सा क्या होगा, सेलुलोज का प्लेट बना होगा। मोस्ट of them have 2 flagella, one lies longitudinally and other transversely in the furrow between the wall plate। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम मतलब कि ज़्यादा करके जो डाइनोफ्लैजलेट होंगे उनके पास किस तरीके का फ्लैजला पाया जाएगा, एक जो होगा लॉन्गिट्यूडनल होगा ऊपर की तरफ, एक कैसा होगा, ट्रांसवर्स होगा। ठीक है, कहाँ से निकला हुआ है, जो सेल वॉल है, ठीक है, जो बाहर का सेल वॉल है या फिर बोल सकते हैं जो वॉल का जो प्लेट है वहाँ पे गैप होगा, फैरो होगा, जगह होगा जहाँ से क्या निकलेंगे, फ्लैजला। ये स्ट्रक्चर देखिए डाइनोफ्लैजलेट का है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वॉल में क्या है, प्लेट्स हैं, ये जगह खाली है, तो इनमें से एक लंबा सा फ्लैजला निकल रहा है, एक इस तरीके से निकलेगा, एक क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, एक ट्रांसवर्स होगा। अगर प्रेजेंट होंगे तब, मोस्ट ऑफ देम में तो होते ही हैं, ज़्यादा करके में होते हैं। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजलेट एग्जाम्पल गोनैक्स undergoes such a rapid multiplication that make the sea appear to be red or reptiles। ठीक है, ज़्यादा करके जो डाइनोफ्लैजलेट होंगे जैसे कि गोनैक्स की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, खुद को डिवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो समुद्र है वो लाल दिखने लगता है। लाल क्यों दिखेगा, इसका मतलब जो मेन पिगमेंट होगा वो रेड होगा, जिसकी वजह से क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं, पूरे जो समुद्र है, पूरा जो सी है उसको लाल कर देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रेड टाइल्स। ठीक है, टॉक्सिन रिलीज बाई अ लार्ज मेंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल सच एज फिशेस। ठीक है, टॉक्सिन रिलीज, इनमें से जहर निकलता है। ठीक है, और ये लार्ज नंबर ऑफ जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे समुद्र के अंदर, उनके ऊपर इसका गलत इम्पैक्ट जाता है। क्या होता है, जो मरीन एनिमल्स होंगे लाइक फिश, इन लोग की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जो भी टॉक्सिन रिलीज कहाँ से होगा, मान लीजिए समुद्र, इसके ऊपर क्या ढेर सारे यहाँ पे डाइनोफ्लैजलेट ने अपना मल्टीप्लिकेशन कर लिया, पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, रेड टाइल से अंदर भी तो ऑर्गेनिज्म होंगे, मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे फिश, यहाँ से कुछ टॉक्सिन रिलीज होगा, अंदर जाएगा और उनकी क्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। आगे देखते हैं यूक्लिनॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेंजेंट वाटर। ठीक है, यूक्लिनॉइड्स में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें, यूक्लिना वगैरह जो होंगे वो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। साथ में अगर ठहरा हुआ पानी है, स्टेंजेंट वाटर है, बारिश हुआ पानी रुका हुआ, वहाँ पे भी यूक्लिना आप देख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक दियर बॉडी फ्लेक्सिबल। ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं पाए जाते, उसकी जगह इनके जो बाहर कवरिंग है वहाँ पे प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन रिच लेयर है, उसको हम पेलिकल कहते हैं, जो कि क्या होता है, इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, दे हैव 2 फ्लैजला, ए शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग। इनके पास भी 2 फ्लैजला पाए जाते हैं, एक लंबा होगा, लॉन्ग होगा, दूसरा शॉर्ट होगा। 2 दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन द अदर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, मीन्स खाना खुद बनाएंगे। जैसे ही सनलाइट गायब खत्म हो गई तो ये किस तरीके से बिहेव करेंगे, हेटरोट्रॉप्स की तरह। जो भी इनके प्रे होंगे ये प्रेडेटर की तरह काम करेंगे, शिकार करेंगे, अपना खाना खाएंगे। मीन्स ये हेटरोट्रॉपिक भी शो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी शो करते हैं, इसीलिए बोल सकते हैं ये मिक्सोट्रॉपिक है। ठीक है, इंटरेस्टली द पिगमेंट ऑफ यूक्लिनाइट आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट एग्जाम्पल यूक्लिना। ठीक है, सबसे खास बात ये है कि इनमें जो भी
पिगमेंट पाए जाते हैं, मान लीजिए क्लोरोफिल ए जो पाया जाता है वो सेम होगा जो हायर प्लांट होंगे, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उनके जैसे सेम होगा, तभी तो ये ऑटोट्रॉपिक कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल यूक्लिना है। ये देखिए स्ट्रक्चर, ये है यूक्लिना। यहाँ पे देखिए सारे ऑर्गेन्स प्रेजेंट है, साथ साथ में बीच बीच में कहीं कहीं यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट है। इनमें 2 फ्लैजिला पाई जाती है, एक शॉर्ट है दूसरा लॉन्ग है। ठीक है, जब सनलाइट रहेगा तो खाना खुद बनाएंगे, जैसे सनलाइट गया तो ये क्या करेंगे, प्रीडेटर की तरह काम करने लगेंगे, अपने प्रे को क्या करेंगे, प्रेडेट करेंगे। ठीक है, प्रेडेटर की तरह काम करेंगे। आगे देखते हैं स्लाइम माउल्ट। स्लाइम माउल्ट आर द सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। ठीक है, स्लाइम माउल्ट कैसे हैं, ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा के मेंबर है, मीन्स कि ये डेड डिकेइंग मैटर पे ही डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। The body moves along the decaying twig and the leaf engulfing organic material। ठीक है, जो बॉडी है कहाँ पे रहेगी, जो डेड डिकेइंग पार्ट होंगे प्लांट्स के, लीफ होंगे, उनसे ही क्या लेते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उनसे ही क्या लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे। अंडर सुटेबल कंडीशन, जब सुटेबल कंडीशन होगा, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लास्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट। ठीक है, अगर कंडीशन अच्छी रहेगी, इन्वायरमेंट में सब कुछ सही है, तो क्या होगा, इनका ग्रोथ होगा। ये इस तरीके से ढेर सारे प्लास्मोडियम बनाएंगे सेवरल हाइट तक। ठीक है, इस तरीके से ग्रोथ हो जाएगा सेवरल फीट तक। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन खराब हो गई, द प्लास्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म अ फ्रूटी बॉडी बियरिंग स्पोर एट द टिप। जब कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी तो यही जो प्लास्मोडियम बने हुए इनके ऊपर क्या हो जाएंगे, जो प्लास्मोडियम में डिफरेंशिएट हो जाएंगी, बना लेंगी फ्रूटी बॉडी। ठीक है, इस तरीके से फ्रूटी बॉडी बना लेंगी और इसमें क्या हो जाएगा, स्पोर होंगे। अब इस स्पोर, जो टिप पे स्पोर होंगे, अब उसके बारे में देखिए। द स्पोर पॉजेस ट्रू वॉल, पहली बार जो इनके स्पोर्स हैं इनके ऊपर क्या पाए जाएंगे, ट्रू वॉल। लेकिन स्लाइम माउल्ट के ऊपर कोई भी सेल वॉल वगैरह नहीं प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। They are extremely resistant and survive for many years even under the adverse condition। ठीक है, ये जो बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशिएटेड प्लास्मोडियम है, जो फ्रूटी बॉडी बना ली है, जिनके ऊपर क्या है, इस तरीके से स्पोर बने और ट्रू वॉल प्रेजेंट है, अगर जब तक कंडीशन सही नहीं होगा तब तक ये इसी तरीके से रहेंगे, मतलब कि बहुत रेजिस्टेंट है और बहुत सालों तक इस तरीके से रह सकते हैं जब तक एडवर्स कंडीशन है। और जैसे एडवर्स कंडीशन खत्म होगा, सुटेबल कंडीशन आएगा, तब देखिए क्या होगा, दिस स्पोर आर डिप्रेस्ड बाय एयर करंट। ठीक है, ये जो स्पोर हैं क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स्ड हो जाएंगे एयर करंट से, जब सुटेबल कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है स्लाइम माउल्ट का, इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं है। ये क्या करता है, जब कंडीशन अच्छी होती है तो सेवरल फीट ग्रो कर जाता है, इसे हम प्लास्मोडियम कहते हैं। जैसे कंडीशन खराब हुआ तो जो प्लास्मोडियम सेवरल फीट ग्रो किए हैं उनके ऊपर क्या देखने को मिलेगा, इनके टिप के ऊपर क्या होगा, फ्रूटी बॉडी देखने को मिलेगी। प्लास्मोडियम डिफरेंशिएट हो गए एक फ्रूटिंग बॉडी में, जिसके ऊपर क्या है, स्पोर पाए जाते हैं और स्पोर के ऊपर भी ट्रू वॉल है। एडवर्स कंडीशन जब तक रहेगा तब तक इसी तरीके से बोल सकते हैं प्लास्मोडियम अपने स्पोर के साथ एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कंडीशन सही हुआ तो ये जो स्पोर्स है ये क्या हो जाएंगे, एयर की वजह से हर जगह फैल जाएंगे, डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स पे देखते हैं, ऑल द प्रोटोजोन्स आर द हेटरोट्रॉप्स एंड लाइव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट। जितने भी प्रोटोजोन्स होंगे सारे क्या होंगे, हेटरोट्रॉप्स होंगे, मीन्स दूसरे से खाना लेंगे। ठीक है, या तो किस तरीके से जिंदा रहेंगे, प्रेडेटर की तरह, शिकारी की तरह रहेंगे, या फिर पैरासाइट मीन्स बीमारी कॉज करेंगे, या फिर दूसरे के ऊपर क्या होंगे, टोटली डिपेंड होंगे। दे आर बिलीव टू बी प्रिमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। इनको माना जाता है कि ये कैसे लोग हैं, ये प्रिमेटिव है, जो एनिमल किंगडम में लोग पहुंच चुके हैं उनके क्या वो हैं, प्रिमेटिव रिलेटिव है, शुरुआती क्या है, रिश्तेदार हैं ये। ठीक है, देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। यहाँ पे 4 मेजर ग्रुप हैं प्रोटोजोन्स के। देखते हैं पहला एमीबॉयड प्रोटोजोन। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। जो एमीबॉयड प्रोटोजोन हैं ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, समुद्र के पानी में भी रह सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट द सीरोपोडिया फास्ट फीट एज इन अमीबा। ठीक है, ये किस तरीके से चलते हैं, इनका कोई शेप नहीं है, इस तरीके से ये फास्ट फीट, ये किसी भी तरीके से मूवमेंट करेंगे जिसे हम सीरोपोडिया कहते हैं, जैसे कि अमीबा करता है। मरीन फॉर्म हैव सिलिका सेल ऑन दियर सरफेस। जो मरीन फॉर्म के है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनके ऊपर क्या है, सिलिका का सेल पाया जाता है उनके सरफेस के ऊपर। सम ऑफ देम सच एज एंटाअमीबा आर पैरासाइट। जैसा कि हम जानते हैं एंटाअमीबा हिस्टोलिका, जिससे क्या होता है, अमीबियोसिस डायसेंट्रिया होता है, तो ये यहीं से आए हैं एंटाअमीबा। ठीक है, ये पैरासाइट होंगे जो क्या करेंगे, बीमारी कॉज करेंगे। और जो मरीन फॉर्म वाले होंगे उनके ऊपर क्या पाया जाएगा, उनके सरफेस के ऊपर, वैसे तो कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता इनमें, लेकिन उनके सरफेस के ऊपर सिलिका की शेल पाई जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जिनमें फ्लैजिला पाया जाएगा। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। इनमें जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होंगे, इनमें जो लोग
आएंगे, जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे या तो फ्री लिविंग रहेंगे, खुलेआम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेंगे, या पैरासिटिक रहेंगे, मीन्स कि अपने होस्ट पे डिपेंड होंगे खाने के लिए, शेल्टर के लिए। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला होगा फॉर लोकोमोशन। द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। जो पैरासिटिक फॉर्म वाले होंगे, फ्री लिविंग वाले तो बिंदास रहेंगे, जो पैरासिटिक फॉर्म रहेंगे वो वाले क्या करेंगे, एक बीमारी कॉज करेंगे जिससे बहुत नींद आता है। इसे बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, जिसका नाम है, कौन कॉज कर रहा है इसको, इसका नाम है ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। आगे देखते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन में, दीज आर द एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलिया, ठीक है। जो सिलिएटेड प्रोटोजोन होंगे इनके पास क्या होगा, 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से ये पानी में आराम से मूव कर पा रहे हैं। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, ठीक है। इनके पास क्या होगा, इनका बॉडी है, मान लीजिए सीलिया प्रेजेंट तो है ही है, साथ साथ इनका जो अपर सरफेस है यहाँ पे कुछ कैविटी पाई जाएगी इस तरीके से, जिसे हम क्या बोलते हैं, गलेट कहते हैं। सेल के सरफेस पे, सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं होगा, सेल के सरफेस पे है। The coordinated movement of the row of the cilia causes the water laden with the food to be steered into the gullet, example paramecium, ठीक है। यहाँ पे इनकी पूरी बॉडी में सीलिया प्रेजेंट है, इसके साथ साथ यहाँ पे गलेट, यहाँ पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, जिसमें क्या होगा, जो भी सराउंडिंग में फूड होंगे मटेरियल, इसके थ्रू क्या करेंगे, अपने बॉडी के अंदर ले लेंगे, ठीक है। और बेस्ट एग्जाम्पल पैरामीसियम है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बना है, मम्मी के सैंडल के जैसे स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे देखिए बाहर की तरफ छोटे छोटे यहाँ पे हजारों सीलिया प्रेजेंट है। ये देखिए ये जो बाहर, ठीक है, जो सेल के सरफेस है यहाँ पे देखिए एक कैविटी प्रेजेंट है या गलेट प्रेजेंट है। जब भी ये पानी के अंदर है, आगे मूव करता रहेगा सीलिया की हेल्प से, जो भी इनका फूड होगा इसी के थ्रू क्या करेगा, अंदर ले लेगा। सबसे खास बात ये होती है पैरामीसियम की कि इनके पास 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। जो छोटा वाला न्यूक्लियस होगा वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, बड़ा वाला न्यूट्रिशन में करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है स्पोरोजोन्स के बारे में पढ़ते हैं। स्पोरोजोन्स में क्या होगा, स्पोर लाइक स्टेज आएगा, ठीक है। ये देखते हैं, दिस इंक्लूडेड द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्टिव स्पोर लाइक स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल। जो स्पोरोजोन्स होंगे ये कैसे, बहुत ढेर सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होंगे जिनका जो इन्फेक्शियस, जो क्या करेगा, दूसरे को बीमारी कॉज करेगा, जो इन्फेक्शियस स्टेज होगा, कैसा होगा, स्पोर लाइक स्टेज होगा उनके लाइफ साइकिल का। द मोस्ट नोटरस इज द प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट विच कॉजेस मलेरिया, ए डिसीज विच हैज स्टैंगिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। जो सबसे खतरनाक बोल सकते हैं या सबसे बेकार जो बीमारी है, किसके थ्रू होती है, इन्हीं के थ्रू होती है, मलेरिया, ठीक है। जो मलेरिया के पैरासाइट कौन है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। इन्हीं के थ्रू बीमारी होती है मलेरिया, ठीक है। एक ऐसी डिसीज है जिससे जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है कई सालों से परेशान है, मतलब ये इतने खतरनाक है। और इनका जो स्पोर लाइक स्टेज है इनके लाइफ साइकिल का, यही इन्फेक्शियस होगा, ठीक है। इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, ओके। आज की क्लास यहीं तक। बाकी जो बचा हुआ है किंगडम फंजाई और जो वायरस वायराइट्स वगैरह लाइकेन है उनको हम लोग कल कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी लाइन में, किसी भी पैराग्राफ में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो अपने एनसीईआरटी से पढ़िए, नहीं है तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।